अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का ये कहना है कि बर वक्त और दुरुस्त फैसलों से जंग का खतरा टल गया। पाक भारत कशीदगी कम हुई मगर खतरा बरकरार है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उनका कहना था कि पाक भारत कशीदगी पर पार्टी अरकान को एतमाद में लिया गया। वजीर आजम ने यह भी कहा कि कलअदम तंजीमों पर पाबंदी मुल्क का अंदरूनी मामला है। दुनिया पर वाज़ेह कर चुके हैं कि मुल्क की मफाद में ही तमाम फैसले किए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि बर वक्त और दुरुस्त फैसलों से जंग का खतरा टल गया। पाक भारत कशीदगी कम जरूर हुई मगर खतरा बरकरार है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उनका कहना था कि पाक भारत कशीदगी पर पार्टी अरकान को एतमाद में लिया गया। पाकिस्तान भर में कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन अब तक कहां हुआ है और कार्रवाइयां हुई हैं कितने अफराद को नजरबंद किया गया, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान का कलअदम तंजीमों के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम। इस्लामाबाद में 2 मदारिस 2 मसाजिद जिले इंतजामिया ने तहवील में ले लिए। 44 अफराद नजरबंद कर दिए गए। रावलपिंडी में एक मदरसा तहवील में लिया गया, जो डिस्पेंसरियाँ और एक अस्पताल सील कर दिए गए। बहावल नगर और डीजी खान में 2 मदारिस और सियालकोट में एक मरकज सरकारी तहवील में ले लिए गए। फैसलाबाद में कलअदम इदारों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। 22 अफराद नजरबंद कर दिए गए। झंग में कलअदम तंजीमों के 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बहावलपुर जिला में 8 मसाजिद, 1 मदरसा और 1 मरकज जिले इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सिंध की बात करें तो यहाँ सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। 31 स्कूल और 16 मदारिस रवां हफ्ते सरकारी तहवील में लिए जाएंगे। 10 स्कूल कराची डिवीजन में है, सांगड़ में 4, हैदराबाद में 3, मीरपुर खास में 3, बदीन में 3, थरपारकर में 1, शहीद नजीराबाद में 2 और कंबर शहदाद कोट का एक स्कूल शामिल है। कलअदम तंजीमों के 9 अस्पताल भी इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फिलहाल डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। बलूचिस्तान में कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू न हो सके। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीनी नायब वजीर खारजा की मुलाकातें हुई। पाक भारत हालिया कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने खित्ते में अमन कायम रखने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक भारत सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। चीनी नायब वजीर खारजा ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इससे पहले आर्मी चीफ से जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी मुलाकात की, जिसमें पाक भारत हालिया कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। और झूठे भारत की बात करें तो भारत का बालाकोट में दहशतगर्दों के कैंप को निशाना बनाने का दावा झूठा साबित हो गया। अमेरिका के बाद बरतानवी अखबार ने भी मोदी सरकार का कच्चा चट्टा खोल दिया। भारतीय तैयारा जंगल में पेलोड गिराकर भागा, चंद दरख्तों के सिवा कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने के भी कोई सबूत नहीं मिले। गार्डियन ने मजीद क्या लिखा, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और उसमें जानी नुकसान करने का भारतीय ड्रामा। बरतानवी अखबार दी गार्जियन ने दावे की हंडियां बीच चौराहे पर फोड़ दी। गार्जियन ने रिपोर्ट में भारतीय दावे की नफी कर दी। एटलांटिक काउंसिल की डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च लैब की तहकीक का हवाला देते हुए अखबार ने लिखा, हमले से सिर्फ दरख्तों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में भारतीय जारहियत से कई रोज कबल और बाद की सैटेलाइट तस्वीर का मवाजना भी किया गया, जिसमें कहीं भारतीय हमले से माली या जानी नुकसान नजर नहीं आया। अखबार ने पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का भारतीय झूठ भी बेनकाब कर दिया। भारत जिस मिसाइल के टुकड़े को F-16 बता रहा था, तस्वीरी मवाजने पर सब ड्रामा निकला। अखबार ने एक और तहकीकी इदारे का हवाला देते हुए लिखा, तैयारे के मलबे की तस्वीर और वीडियोस का जायजा लिया गया, जिससे पता चला ये मलबा F-16 का नहीं बल्कि भारतीय फजाइया के जेर इस्तेमाल MiG-21 का है। अमरीकी और बरतानवी अखबारात के बाद दुनिया की मोतबर तरीन खबर एजेंसी ने भी भारत का झूठ बेनकाब कर दिया। रॉयटर्स ने सैटेलाइट तस्वीर के जरिए साबित किया कि मोदी सरकार ने बालाकोट में मदरसे की जिस इमारत को तबाह करने का दावा किया, वो इमारत जूं की तूं है। रॉयटर्स के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को की प्लांक लैब से हासिल करदा हाई रेजोल्यूशन तस्वीर से पता चलता है कि न सिर्फ मदरसा बल्कि उसके करीब वाक़े दीगर तामीरात को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रॉयटर्स का कहना है कि इन तस्वीर से साफ पता चलता है कि भारत के दावे मशकूक हैं। उधर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खारजा पॉलिसी पर अपोजिशन की राय लेंगे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और MMA के सरबराह दफ्तर खारजाएं
तजावीज़ ने पाकिस्तान ने भारत को मौसर पैगाम दिया, OIC का बाइकॉट पार्लियामेंट की राय पर किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन को बड़ी पेशकश। I invite Mr. Bilawal Bhutto Zardari and Mr. Shahbaz Sharif, both leaders and the leader of the MMA, to the Foreign Office, and we are willing to seek their input on foreign policy. कौमी असेंबली में खिताब करते हुए बोले, OIC का बाइकॉट पार्लियामेंट की राय पर किया। वजीर आजम ने भारतीय पायलट को जल्द रिहा करके रिस्क लिया, लेकिन पूरी दुनिया ने इस अमल की तारीफ की। It was appreciated all over the world. Everybody acknowledged that Pakistan acted responsibly and Pakistan responded immediately, and it has been recorded and appreciated. शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुल्क की मईशत 6 माह में बदहाल नहीं हुई, बल्कि ये 40 साल की खराबियों का नतीजा है। वजीर खारजा ने अपोजिशन को दावत दी कि आइए मिलकर मुल्क के मसाइल हल करें। शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय तैयारा गिराने वाले स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी और नुमान अली खान को खिराज तहसीन भी पेश किया। गुजरात का कसाई अब कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में ललकार। अफवाज पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाक फजाइया ने साबित कर दिया वो दुनिया की बेहतरीन फोर्स है। बिलावल भुट्टो का गरजदार खिताब, दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा अफवाज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। I'd like to take the opportunity to pay tribute to our brave soldiers. I would like to make special mention of PAF pilot Hassan Siddiqui, who shot down the Indian aircraft that had violated our sovereign territory. जाले कायद ने भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। Butcher of Gujarat, upon being elected to India's highest office, has now become the butcher of Kashmir. Modi's tyrannical government has broken all records of inhumanity. बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीरियों को हक मिलने पर वादी में अमन कायम हो जाएगा। उनका कहना था कि OIC इजलास में शिरकत न करके हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका ज़ाया किया। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं उन पर खुदकुश हमले का खदशा है, लेकिन हमारे अज़ाइम बुलंद हैं। कंट्रोल लाइन पर किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चकोटी सेक्टर के दौरे के दौरान उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात भी की। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का चकोटी सेक्टर का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात के दौरान मसाइल मालूम किए, हर मुमकिन ताउन की भी यकीन दहानी कराई। सबसे पहला काम उर्दू का करते हैं ताकि दुश्मन को हमने आप सोने में तोलने के काबिल हैं, ये नहीं आपको खुश करने के लिए कर रहे। LOC पर जितने लोग हैं। तकरीब के दौरान मुतासिरा शख्स ने मुलाकात की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक दिया। तमाम वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुलाकात करा दी गई। मिलने में प्रॉब्लम यह है कि 2 हफ्ते की बात है कि दुश्मन ने मेरे पर खुदकुश हमले का उन्होंने रखा हुआ है टारगेट। मीडिया से गुफ्तगू में विलेज डिफेंस कमेटी को फाइल करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म को दौरे के दौरान मुतासरीन को फराम की जाने वाली सहूलियात के मुतालिक भी आगाह किया गया। अमीरुद्दीन मुगल, समाज, चकोटी सेक्टर। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, एटमी ताकत वाले मुल्क का वज़ीर आज़म बेबसी का इजहार कर रहा है। कहता है मोदी उनका फोन नहीं उठाता। जग हसाई का बाइस बनने वालों के लिए नोबेल इनाम के मुतालबे किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर कंट्री का वजीर आजम इस जबान के अंदर खड़ा होकर कहता है मैं भारत के वजीर आजम को फोन कर रहा हूं और वो उठाता नहीं है। ये दिन भी हमने देखने थे। और वो वजीर आजम जिसको चल के मोदी मिलने आते थे, वो मोदी के यार के नारे सुनते थे। और ये जिनका फोन नहीं सुना जाता, जो पाकिस्तान की जग हसाई कराते हैं, वो नोबेल इनाम के हकदार ठहरते हैं। कोई फोन नहीं आया, लेकिन हमने पायलट को 24 घंटे में रिहा कर दिया। बड़ी मेहनत के साथ हमारे वजीर आजम ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बताया कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन वाला मुल्क है, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का मुल्क है। जिस कंपनी का सेल्स एजेंट ही ये कहता हो कि इस प्रोडक्ट के अंदर सारी दुनिया के डिफेक्ट हैं, कंपनी की प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा? पाकिस्तान के अवाम पूछते हैं हमें तो जन्नत 100 दिनों में मिलनी थी। जन्नत क्या मिलनी थी? महंगाई की जहन्नम मिल गई। अब आपको बताएं, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का अनोखा वाकया। पहली मर्तबा कौमी असेंबली के इजलास के दौरान ईवान के हॉल में ही बाजमात नमाज अदा की गई, और वो भी एहतजाज के तौर पर।
یہ کوئی جامع مسجد نہیں، قومی اسمبلی کا ہال ہے۔ اپوزیشن ارکان اسپیکر ڈائس کے سامنے نماز مغرب ادا کر رہے ہیں۔ میں 10 منٹ کے لیے سسپینڈ کرتا ہوں۔ بات کچھ یوں تھی کہ قومی اسمبلی میں ضمنی بجٹ کی منظوری کا عمل جاری تھا۔ اپوزیشن ارکان نعرے بازی میں مصروف تھے کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے مسجد جانے کے بجائے اسپیکر ڈائس کے سامنے چادریں بچھائیں اور صف تیار ہو گئی۔ امامت کرائی مولانا فضل الرحمان کے بیٹے مفتی اسد محمود نے۔ احسن اقبال سمیت اپوزیشن کے صرف 11 ارکان نماز میں شریک ہوئے۔ قرارداد مذمت پیش کر رہا تھا جبکہ وہ ہمیں موقع نہیں دیتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو بھی ایوان میں اس طرح آسانی سے بولنا نہیں دیں گے، تو اس لیے ہم نے وہاں نماز شروع کی کیونکہ وہ نماز کے لیے وقفہ نہیں کر رہے تھے۔ ہم نے طے کیا تھا اسپیکر صاحب کے ساتھ کہ یہ اسپیچز ہوں گے، لیکن انفارچونیٹلی احتجاج کرنا پڑا۔ قومی اسمبلی کی تاریخ اپوزیشن کے احتجاج سے بھری پڑی ہے، مگر نماز کے ذریعے یہ انوکھا احتجاج پہلی بار دیکھنے میں آیا۔ احتجاج ایسا کہ کوئی روک بھی نہ سکے۔ مریم نواز کے بعد نواز شریف کی والدہ اور بھائی بھی سابق وزیر اعظم کو اسپتال جانے پر آمادہ نہ کر سکے۔ لیگی قائد کہتے ہیں وہ علاج کے نام پر تضحیک کا نشانہ بننے کو تیار نہیں۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کے علاج میں کوئی کمی نہیں چاہتے۔ اسی پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید نواز شریف ضد پر اڑ گئے، اسپتال منتقلی کی پیشکش ٹھکرا دی۔ مریم نواز دادی کے ہمراہ والد کو منانے کوٹ لکھپت جیل پہنچی۔ والدہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی نواز شریف کو قائل نہ کر سکے۔ مریم نواز نے ٹویٹر پیغام میں لکھا، خرابی طبیعت کے باوجود والد کسی اسپتال جانے کے لیے نہیں مان رہے۔ نواز شریف علاج کے نام پر کی جانے والی تضحیک کا نشانہ بننے کو تیار نہیں۔ ملاقات کے بعد جاری بیان میں شہباز شریف نے بتایا کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ جمعرات کو کسی سے ملاقات بھی نہیں کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب کہتے ہیں نواز شریف کو زبردستی اسپتال منتقل نہیں کر سکتے۔ میاں صاحب کا جو علاج ہے، اگر ان کو کوئی تکلیف ہو یا اس طرح ہو تو یہ ان کی ایک اپنی سوچ ہے، اپنا فیصلہ ہے کہ میں نے نہیں جانا۔ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کسی طرح بھی ان کے علاج میں امر مانی نہیں ہے۔ سمسام بخاری کا مزید کہنا تھا کہ اگر نواز شریف راضی ہوں تو انہیں فوری طور پر PIC منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ایبٹ آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، کوہستان ویڈیو اسکینڈل کا مرکزی کردار افضل کوہستانی جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید بات کریں گے عاطف قیوم سے۔ عاطف، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی ہاں، یہ سربن چوک ہے، اس کے قریب سزوکی کا اڈا ہے، وہاں پہ عفضل کوہستانی پہنچے تو نامعلوم افراد نے جو ہے ان کے اوپر فائرنگ کر دی ہے، جس سے افضل کوہستانی جو ہے وہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 2 جو راگیر ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ہے لاش جو ہے اسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جو ہے وہاں پہ منتقل کیا گیا ہے۔ زخمیوں کو جو ہے آیو میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بتاتا چلوں کہ افضل کوہستانی نے جو ہے کوہستان جو ویڈیو اسکینڈل تھا اس کو منظر عام پہ لایا تھا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 5 جو لڑکیاں ہیں ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے، جن میں سے 3 لڑکیوں کے قتل کی جو ہے وہ تصدیق ہو چکی ہے، اور اس وقت جو ہے اس کے ملزمان جو ہے گرفتار ہے، اور افضل کوہستانی جو ہے مختلف جگہوں پہ جا کے شروع کر دی ہے۔ عاطف، آپ کا شکریہ۔ ٹنڈو جام میں دل دہلا دینے والا واقعہ، حق نواز کوچ میں گھر سے 7 لاشیں برآمد۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ پون کمار کی رپورٹ دیکھیے۔ علاقے میں بدبو پھیلی، ایک گھر کے مکین 2-3 دن سے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ محلے والوں کو ایک گھر پر شک ہوا کہ بو یہیں سے آ رہی ہے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی نہ آیا، پولیس کو بلایا۔ اندر جانے پر دل دہلا دینے والا منظر سامنے تھا۔ یہ ٹنڈو جام کا علاقہ حق نواز گوٹ ہے، جہاں ایک گھر سے میاں بیوی اور 5 بچوں کی لاشیں ملی۔ لاشوں پر کوئی تشدد یا گولی کا نشان نہیں، تو پھر 7 لوگوں کی موت کیسے ہوئی؟ فورنزک اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد پتہ چلے گا۔ اس چیز کا بھی امکان رد نہیں کیا جا سکتا کہ جو انہوں نے کھانا کھایا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی چیز ایسی ہوئی ہے۔ مرنے والے اشرف جنیجو اور بیوی شہناز اسکول ٹیچر تھے۔ یہ تو چیز ہمیں ذہن میں بھی نہیں ہے کہ اس کو کسی نے مارا ہوگا یا اس کو کسی نے زہر دیا ہوگا۔ ماں باپ 10 سے 18 سال کی 5 اولادیں، کیا سب کا قتل ہوا تو کیسے؟ یا پھر کوئی ناگہانی گزر گئی؟ کراچی سے ہی خبر ہے، جہاں کے علاقے گلشن جمال میں مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان گھر میں لوٹ مار کر رہے تھے۔ سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ دیکھیے۔
कराची का इलाका गुलशन जमाल, 2 एहलकार गली के इस तरफ जबकि एक सादा लिबास में दूसरी तरफ असलहा थामे खड़ा है। मंजर में एक शहरी दाखिल होता है, घात लगाए पुलिस वालों को हैरानी से देखता है। मालूम ये हुआ जैसे पुलिस वालों ने उसे यहाँ से हटने का इशारा किया। इतने में शहरी ने आगे की जानिब जैसे कोई हलचल देखी हो, आगे जाते जाते अचानक मुड़ गया और एक साइड पर दौड़ लगा दी। इसी दौरान एक पुलिस वाले ने असलहा लोड करके बंदूक सीधी की और गोलियां चलाईं। साथ और सामने खड़े एहलकारों ने भी बंदूक तानी। घात लगाए मोटरसाइकिल सवार सादा लिबास एहलकार समेत 3 एहलकार भी मोर्चे छोड़कर निकल आए। मुबैना मुकाबले में 3 मुल्जिम हलाक हुए। वहाँ पे क्रॉस फायर हुआ है, आमने सामने फायरिंग हुई है और मुल्जिमान जो 2 मोटरसाइकिलों पे थे वो वहाँ पे सख्त जख्मी हुए और बाद में वो हलाक हुए। यहाँ से डाकू आए हैं, पुलिस वालों ने बोला है कि मतलब हवाले कर दो हमें हैंड्स अप वगैरह, तो उन्होंने फायर कर दिया पहले, फिर इन्होंने जवाबी फायरिंग की। जाए वक़ुआ से छोटे और बड़े दोनों हथियारों के खोल मिले। पुलिस मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर रही है। उकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम में सरकारी कॉलेज के तलबा ने स्कूल के अमले को जबरदस्ती बाहर निकाला और स्कूल में तोड़ फोड़ भी की। माजरा क्या है जानते हैं जावेद सिकंदर की रिपोर्ट में। क्लासेस का झगड़ा उकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम में सरकारी कॉलेज के तलबा की स्कूल में तोड़ फोड़। मैट्रिक का इम्तिहानी सेंटर कॉलेज में बनाने पर तलबा मुश्तैल हो गए। स्कूल में मौजूद बच्चे और टीचर भी खौफजदा हो गए। सब लोग जो है यहाँ सड़क पे बैठे हैं, लेडीज टीचर्स भी, फीमेल टीचर्स भी। बच्चियों को हमने इतनी मुश्किल से उनके घरों में पहुंचाया जो बाहर थी। कॉलेज के तलबा का कहना था कि हम क्लासेस के बाहर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। इंतजामिया जल्द कॉलेज की जमीन से स्कूल को खाली करवाए। इधर सेंटर बन चुका है, बच्चे पेपर दे रहे हैं और हमें बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना है कि बहुत जल्द स्कूल इंतजामिया से इमारत खाली करवा ली जाएगी, जिस पर तुलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया। जावेद सिकंदर, समा, उकाड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की जानिब से कराची की जमीन के एवज 9 साल में 435 अरब रुपए की नई पेशकश भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि अब डील का वक्त खत्म हो चुका। बहरिया टाउन अपने तौर पर ऑफर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। आइंदा समात पर फैसला करेंगे। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत। बहरिया टाउन की कराची की जमीन के एवज 9 साल में 435 अरब रुपए की नई पेशकश। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए 435 अरब की पेशकश बज़ाहिर अच्छी नहीं लग रही, अब डील का वक्त खत्म हो चुका। अदालत ने करार दिया कि बहरिया टाउन अपने तौर पर ऑफर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है, अब डील नहीं होगी। आइंदा समाअत पर फ्रीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। बहरिया टाउन के वकील अजहर सदीक ने कहा डील ना भी हो लेकिन डील जरूर होनी चाहिए, जिस पर जस्टिस फैसल अरब ने कहा अब आप पैसे ढीले करें। वकील ने बताया बहरिया टाउन बाउंड्री वॉल के बाहर मार्केटिंग कंपनियों के जरिए बुकिंग कराने वालों को मुतबादिल जगह देगा। वकील जाहिद बुखारी ने कहा मलिक रियाज जैसे 1-2 लोग और सामने आए तो मुल्की मसाइल हल हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया क्या मलिक रियाज जैसे और लोग भी हैं? जस्टिस अजमत सईद बोले अगर ऐसे लोग हैं तो नाम बताएं, हम 100 मोटो ले लेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा सिंध हुकूमत को अदालत की मुकर्रर करदा कीमत पर एतराज नहीं होगा। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी गयी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मून गार्डन को न गिराने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। कराची में बिल्डर माफिया का एक और कारनामा। बिल्डर ने सैकड़ों अफराद को रेलवे की जमीन पर बिठाया और करोड़ों हथियाकर गायब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मून गार्डन को ना गिराने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। सैकड़ों मकीनों की कहानी बिल्डर माफिया ने करप्शन की स्याही से लिखी है। बरसों पहले बिल्डर ने रकम लेकर रेलवे की जमीन पर मून गार्डन की अलॉटमेंट दे दी। रेलवे हुक्काम अदालत पहुँचे तो सिंध हाई कोर्ट ने इमारत गिराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गयी लेकिन हुक्म आया इमारत गैर कानूनी है, गिरा दी जाए। रिस्क हलाल की कमाई और बहुत मुश्किलों से हमने घर हासिल किया है। कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसको पहले उसका कोई सोल्यूशन भी होना चाहिए। इसी तरह आप घर करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम लोग कोई सीरियस स्टेप उठाएंगे। 2016 में अदालती हुक्म पर टीम इमारत गिराने पहुंची तो नजरसानी की अपील पर कार्रवाई रुक गई। वारंट गिरफ्तारी निकाले गए तो बिल्डर ने फौरी अदालत पहुंचकर मुआफी मांग ली और जर जमानत जमा कराया, जिस पर कार्रवाई रोक दी गई। अब तय करना था कि अलॉटीज के पैसे किस तरह और कब वापस देने हैं, लेकिन बिल्डर फिर गायब हो गया। साइंस सरकार ने बड़े शहर को बड़े अरसे बाद बड़ी रिहायशी स्कीम दी तो अपने घर को तरसते कराची वाले दौड़े चले आए। शहर भर के निजी बैंक्स की ब्रांचेस में भी आवाम का रश उमड़ आया। अपने घर का ख्वाब तो सभी देखते हैं, इन लंबी कतारों में भी ऐसे ही लोग खड़े हैं। क्यों ना खड़े हो? साइंस सरकार को बड़े शहर का बड़े अरसे बाद ख्याल आया तो मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की सस्ती रिहायशी स्कीम मुतारिफ कराई। तो जो बेघर हैं उनको पलट दिया जाए, जो किराएदार है
गरीबों को दिया जाए। 2-3 बैंक में और अकाउंट खोल देते तो वहाँ से लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, मिल तो जाता ना। नॉर्दर्न बाईपास के करीब तेसर टाउन में 80 से 400 गज के प्लॉट्स कुरानदाजी के जरिए खुश नसीबों को दिए जाएंगे, जिसके बाद रकम किस्तों में अदा करनी होगी। दूसरी तरफ ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोडिंग इतनी हुई कि वेबसाइट ही बैठ गई। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि मंसूबे लाकर सूद पर माल कमाया जाता है। डिमांड करेंगे कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लिए जाए, ये नहीं कि लोगों से पैसे जमा किए जाते हैं, उसके सूद से जो है वो सारे लोग बाहर घूम फिर के आ जाते हैं, अय्याशियां करते रहते हैं। सस्ती रिहायशी स्कीम के लिए फॉर्म जमा कराने की मुद्दत 31 मार्च है, लेकिन साई सरकार की माजी की स्कीम्स पर नजर डाली जाए तो तमाम ही स्कीम्स कागजों तक नजर आती हैं। अपनी गायकी से धूम मचाने वाले नन्हे गुलकार बने समा के मेहमान छोटे उम्र के बड़े गुलकारों ने अपने सुरीली आवाजों से सबको हैरान कर दिया। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, ये